से भी बड़ा था। आज जो लाल बहादुर शास्त्री की बात आती है, पूरे देश के लोग एक ईमानदारी और सादगी के रूप में उनके व्यक्तित्व को देखते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने वाला व्यक्ति के कामराज है। तो कई चीजों का मेल ऐसे बैठता है। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो उस समय ये समस्या गई कि अब देश का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो उस समय मोरारजी देसाई कांग्रेस के बड़े नेता होते थे। कांग्रेस के कुछ लोगों को उसने साथ में लिया और वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगा। ऐसे में ये कामराज ने गेम खेला और उसने लाल बहादुर शास्त्री को देश सौंपा। लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार थे, विदेश नीति के बारे में कम जानते थे। शुरू में कुछ आलोचना हुई, लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला करने का प्रयास किया और छीनने का प्रयास किया, उस समय इन्होंने कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया और 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है उसमें हमने पाकिस्तान को हराया। वो लाल बहादुर शास्त्री का ही नेतृत्व है। उसके कुछ समय बाद में वो जो युद्ध विराम के लिए ताशकंद समझौता हुआ, तो उस समय वहां पर उनकी डेथ हो गई 1966 में। फिर प्रधानमंत्री का संकट खड़ा हो गया देश के सामने। प्रधानमंत्री का संकट फिर खड़ा हो गया देश के सामने, तो मोरारजी देसाई फिर पूरे प्रयास के साथ मैदान में उतरा, लेकिन वो के कामराज थे, इसीलिए उसको किंग मेकर बोलते हैं। उन्होंने उस समय इंदिरा गांधी युवा भी थी, नेतृत्व क्षमता भी थी और जोश भी था। उन्होंने इंदिरा गांधी के हाथ में देश सौंपने का निर्णय लिया और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। मोरारजी देसाई वित्त मंत्री रहे इंदिरा गांधी के शासन में। तो इस तरीके से ये कुछ लोगों का मेल खाता है। देखिए, महात्मा गांधी के साथ ये सभी लोग जुड़े हुए थे, करते थे। कुछ तकरीबन लोगों ने गांधी टोपी को भी त्याग दिया, लेकिन देश के कुछ नेता थे जिनमें एक लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह, जो अपने जीवन पर्यंत गांधी टोपी को नहीं छोड़ा। हालांकि मोरारजी देसाई ने भी बाद में कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन टोपी को तो उसने भी नहीं छोड़ा। तो ये कुछ आपस में इनके मेल मिलाप हैं। कुछ लोग और भी हैं, उससे पहले मैं बता दूं, अब इतने लोगों के नाम और इनके जयंती, किसकी जयंती पुण्यतिथि ये भी याद नहीं रहता है। इसमें एक चित्र और है, लीला राय नाग। वो लीला नाग के नाम से जानी जाती थी, उनका सरनेम था। बाद में उसने शादी की तो रोय परिवार में की। ये बंगाल से थी, पत्रकार थी, पढ़ी लिखी थी। दीपाली संघ की इसने स्थापना की, उसके माध्यम से महिलाओं को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक काफी करीबी, बहुत ज्यादा करीबी रही है। और नेताजी की मृत्यु के बाद में ये गांधी जी के साथ रही। गांधी जी की नोआखली यात्रा में भी गांधी जी के साथ थी। आजादी की लड़ाई में इसने भाग लिया, महिलाओं को भी प्रेरित किया और सबसे बड़ी बात यह है कि वो संविधान सभा की सदस्य थी। संविधान निर्माण में 15 महिलाओं की भूमिका थी, उनमें से एक लीला राय नाग भी थी। उसका भी आज जन्मदिन है, उसकी भी जयंती है। और हाँ, वो राजकुमारी अमृत कौर का है। पुष्प अर्पित करने से पहले उनकी इन लोगों की जानकारी होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग इनको भूल गए, देश के लोग भूल गए, और उससे ज्यादा दुख की बात यह कि कांग्रेस के लोग भूल गए। राजकुमारी अमृत कौर एक राजघराने से थी, विदेश में इसने शिक्षा ग्रहण की। इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद में जब वो महात्मा गांधी से मिली, महात्मा गांधी से मिलने के बाद में वो व्यक्ति चाहे किसी दूसरे देश का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, उनसे मिलने के बाद वो उनको छोड़ नहीं पाया। राजकुमारी अमृत कौर युवावस्था में ही गांधी जी के साथ हो गई और आज़ादी के आंदोलन में उनके साथ रही, सचिव की भूमिका भी निभाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए शादी नहीं की,
विवाह नहीं किया, आजीवन अविवाहित रही। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा की सदस्य चुनी गई, देश की प्रथम लोकसभा की सदस्य रही। नेहरू मंत्रिमंडल में 1947 में राजकुमारी अमृत कौर एक ऐसी महिला थी, या ये कहें कि पहली महिला थी, मंत्रिमंडल में एक ही महिला थी जिनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। जिस एम्स की बात करते हैं हम दिल्ली में, एम्स की स्थापना इस महिला ने की थी। यहाँ से भी चंदा, विदेशों से भी चंदा मंगवाया और देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया जिसमें आज लोग इलाज करते हैं। एम्स होती है, ये राजकुमारी अमृत कौर की देन है। इसने स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार किया। 2 योजनाओं में यह स्वास्थ्य मंत्री रही। 1964 में इसकी डेथ हुई थी, उस समय ये राज्यसभा की सांसद थी। इसके पास प्रॉपर्टी थी, राजाओं की बेटी थी, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। शिमला में जो प्रॉपर्टी थी वो एम्स के डॉक्टरों के एम्स के नाम कर दी कि ये लोग कभी भी गर्मियों में छुट्टी बिताने के लिए जाएं तो वहाँ इनको असुविधा न हो, ये लोग उसमें रख। इसने अपनी सारी संपत्ति है वो देश के नाम कर दी। ऐसे लोगों को आज कोई याद नहीं करता है। ये एक सोचने की भी बात है और शर्म की भी बात है, और कांग्रेस के लोगों के लिए तो डूब मरने की बात है। ये बता दो सुना, गांधी का मतलब ये होता है कि वो सच बोलेगा। गांधी शब्द का अर्थ है शांति और क्रांति, ये ध्यान में रखने की बात है। और किसी की तस्वीर है क्या इसमें? एक कादम भी नहीं गाऊंगा क्योंकि कल हम एक साथ कल एकदम से इकट्ठे नहीं हो सकते। इनकी पुण्यतिथि है कल की, तो आज मना तो रहे हैं कि 2 फूल चढ़ा दो तो तारों की बिगड़ बन जाओ। इसको याद करना इसलिए जरूरी है। आज हर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इस तरीके से नारा लगा रहे हैं, कई जगह लिखवा रहे हैं जैसे इनके आने के बाद ही बेटियां पैदा हुई, इन्होंने बेटी पैदा की, इससे पहले बेटी हुई नहीं देश में। अरे ये बेटी थी देश की। आजादी से पहले जो इतनी पढ़ी लिखी थी, जिन्होंने पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित किया, राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किया, ये तो आजादी से बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। और ये देश की प्रथम महिला स्नातक फिजिशियन है। ये डॉक्टर भी थी और प्रथम महिला स्नातक भी थी। 2 महिलाओं ने साथ किया था, ये प्रथम स्नातक है। और कांग्रेस के लोगों के लिए फिर से मैं कहता हूं, कांग्रेस से, क्योंकि भाई देश के, देखिए मेरी बात सुनो, जब देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात आएगी, देश की आजादी की बात आएगी, देश के राष्ट्र निर्माण की बात आएगी, तो वो चाहे नरेंद्र मोदी करे चाहे बीजेपी वाले करें, कांग्रेस के नेता की चर्चा करनी पड़ेगी, कांग्रेस की चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में मानिए आप, या कांग्रेस नेतृत्व से बढ़कर अगर कोई था तो वो गांधी का नेतृत्व था, पर वो नेता तो कांग्रेस के थे ना जो उनके साथ थे। तो कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली प्रथम महिला थी। अब इन लोगों के लिए डूब मरने की बात इसलिए है कि ऐसे लोगों का भी ये लोग नाम तक नहीं जानते। इतनी बड़ी बात है। इस महिला ने देश की आजादी, समाज सेवा, डॉक्टर के पेशे में रहते हुए इसने समाज, उस समय डॉक्टर का पेशा भी समाज सेवा होता था, आज की तरह व्यापार थोड़ी होता था। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवाओं में खत्म कर दिया, देश की आजादी के लिए खत्म कर दिया। आज हम किसी की, अब किसी अगर कोई महापुरुष को, छोटे मोटे को कोई जयंती वंती मनाए ना, तो उसकी जाति देख के मनाते, आप बता दो, उसकी जाति देखेंगे कि ये हमारी जाति से था, उससे से या कुछ मत हो, लेकिन उसको वो सर्वोपरि मानते। तो देश के लिए मर मिटने वालों के लिए कि जाति या धर्म हम देख के करते हैं,
उनका आकलन करते हैं, तो वो बड़ी गलत बात है। तो चंदेलिया जी, एनी बिसेंट को भी आज भी लिखा है। हाँ, एनी बिसेंट रेड्डी, एनी बिसेंट, श्रीमती एनी बिसेंट, डॉक्टर एनी बिसेंट की दरअसल 1 अक्टूबर को जयंती आती है। कल की जयंती थी इनकी, लेकिन हम हमेशा ही आज ही मनाते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। एनी बिसेंट का कद भारत के महापुरुषों में और भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो भारतीय नहीं थी, वो विदेशी मूल की थी। एक अंग्रेज महिला होते हुए उसने अपना जीवन भारत की आज़ादी के लिए, भारत के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। हिंदू कॉलेज की उसने स्थापना की बनारस में, और फिर उस कॉलेज मदन मोहन मालवीय, जब ये आज ये BHU जिसको बोलते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनाने के लिए जब उसने कहा तो उसमें कॉलेज की आवश्यकता होती है, तो उसने आज वहाँ पे जो हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वो BHU बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे महिलाओं के लिए उन्होंने और भी विद्यालय खोले। देखिए, देश की आज़ादी में शिक्षा का भी बड़ा योगदान था, लोगों को शिक्षित करना, और शिक्षित हो गए तो आप अधिकारों की आप बात कर सकते हो। तो इसने, एनी बिसेंट ने महिलाओं को शिक्षित करने में, उनके उत्थान में, भारत के लोगों के उत्थान, मद्रास में इन्होंने महिला संघ की भी स्थापना की। अखिल भारतीय वो कोई महिला संघ था, उसकी भी इन्होंने स्थापना की, उसमें बहुत सारी महिलाओं जुड़ी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन बोल के वो संगठन था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, ये 1933 में इसकी डेथ हुई थी मद्रास के पास। इसकी इच्छा थी कि गंगा में मेरी गंगा के किनारे भी, ये बनारस में ही कहीं अपनी है, लेकिन उस समय इतनी वो ये विमान वगैरह इतनी वो नहीं थी। हालांकि इनकी अस्थियां विसर्जित की गई गंगा में, और मद्रास के पास ही इनको दफनाया गया। घाट में इनका अंतिम संस्कार हुआ। और तो एनी बिसेंट ने कई किताबें लिखी हैं आज़ादी, और ये जो कांग्रेस की बात फिर आती है, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है जो 1917 में बनी थी। दूसरी महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो भारतीय थी, ये भी भारतीय थी बेचारी, वो सरोजिनी नायडू थी। और एक भी 1933 के आसपास एक तीसरी महिला और बनी थी, वो भी ब्रिटिश मूल की थी। तो ऐसे करके आज़ादी से पहले 3 महिलाओं के हाथों में कांग्रेस रही है, उन्होंने नेतृत्व किया है। उसमें सबसे पहली जो है वो एनी बिसेंट है। तो आज एनी बिसेंट की भी जयंती है, और 3 लोगों की पुण्यतिथि है। बाकी के लोगों की, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैंने आपको बताया दिया, तकरीबन लोगों की बता दिया, लीला राय के बारे में बता दिया। अब महात्मा गांधी पे और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पे चर्चा बाद में करते हैं। एक बार इनको पुष्प अर्पित कर दें।